हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि तोमर। जो हमने क्लास 2 की थी पैडागोजी की, केवीएस पैडागोजी की, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एकेडमिक लीडर होता है उसको ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ज्ञान में एक टर्म आई थी दल अधिगम। तो आज हम देखेंगे दल अधिगम क्या होता है। दल का मतलब होता है टीम। अब हम कौन सी टीम की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं जो स्कूल में मौजूद स्टाफ होता है, जो पहले से मौजूद स्टाफ है, वही एक दल के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। ठीक है। कार्य, अब उस दल के कार्य क्या होते हैं? विद्यालय से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनको हल करना उस टीम का काम होता है। अब उस टीम से काम कराएगा कौन? वो कराएगा हमारा लीडर, हेडमास्टर। अब उन सब से काम कराने के लिए आपने देखा होगा स्कूल्स में स्टाफ मीटिंग होती है। एक प्रभावी स्टाफ मीटिंग का संचालन करने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो सबसे पहले देखिए, स्टाफ मीटिंग 1 या 2 बार होती है महीने में। ठीक है। स्टाफ मीटिंग का जो उद्देश्य है वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि आपने मीटिंग बुलाई है, क्यों बुलाई है, वो स्पष्ट होना चाहिए। मीटिंग के लिए एजेंडा तय हो, यानी कि जो हमारा उद्देश्य है उस पे हमें किस किस बारे में बात करनी है, एजेंडा हमारा तैयार होना चाहिए। ठीक है। समय निर्धारित हो कि हमारी मीटिंग कितने देर की होगी, जिससे कि स्कूल में अव्यवस्था ना फैले। मीटिंग के दौरान ही जिम्मेदारियां तय करना, यानी कि जो भी जिम्मेदारी जिस भी टीचर को देनी है वो मीटिंग के दौरान ही दे दी जानी चाहिए। ठीक है। सभी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना, यानी कि जब आप विद्यालय में मीटिंग बुलाएं तो उसमें सभी टीचर्स का होना ज़रूरी होता है। ठीक है। निर्णयों की समीक्षा करना, यानी कि लास्ट में जो भी मीटिंग में बैठकर निर्णय लिए गए हैं उनकी समीक्षा कर लेनी चाहिए कि क्या हमने सभी एजेंडों पर जो भी हमने सोचा था उन सब पर चर्चा हो गई है, उनसे संबंधित निर्णय ले लिए गए हैं, उनकी एक बार से चर्चा हो जानी चाहिए। ठीक है। अब देखिए इससे लाभ क्या होता है। सबसे पहले तो स्टाफ मीटिंग से शिक्षक एक दूसरे से सीखते हैं, उन्हें सीखने का अवसर मिलता है। नई नई पद्धतियों को वो साझा करते हैं, यानी कि जो शिक्षक हैं वो एक दूसरे के साथ जो शिक्षण के तरीके होते हैं और विद्यार्थियों से संबंधित जो विभिन्न मुद्दे होते हैं और जो चुनौतियाँ आती हैं उनके अनुभव साझा करते हैं और एक दूसरे के अनुभवों से सीख भी सकते हैं। ठीक है। जब भी आप विद्यालय के लीडर की बात करते हैं तो हमें विद्यालय में एक हेड को केवल एक ही नहीं, बहुत सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। तो उसके लिए देखिए कभी कभी तो उसे एक प्रशासक के तौर पर काम करना पड़ता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में काम करना पड़ता है। कभी कभी उसे मैनेजर बनकर काम करना पड़ता है, प्रबंधक बनकर काम करना पड़ता है, और एक लीडर के रूप में तो वो काम करता ही है। अब इन तीनों लगभग तीनों तरीके काम करने के, उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। कैसे अंतर होता है ये देखते हैं। देखिए प्रशासनिक, यानी कि प्रशासक के रूप में जब आप काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। यानी कि जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव का रोल करते हैं तो आपको सभी नियमों के अंदर ही काम करना होता है। इसमें क्या होता है, हमारा काम करने का जो दायरा होता है वो बहुत ही संकीर्ण होता है, यानी कि बहुत ही नैरो हमारा काम करने का दायरा होगा। उसके बाद एज अ मैनेजर जब आप काम करते हैं, मैनेजर का काम क्या होता है, सभी जो कार्य हैं और जो सबके साथ संबंध है सबको एक तरह से मैनेज करना। सबके जो भी वहाँ पर विद्यालय में अन्य टीचर है या जो भी हमारा स्टाफ है उनके रिश्तों को बनाए रखना भी एक प्रबंधक के तौर पर हमें काम करना पड़ता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप अपने विवेक का काम, विवेक से तो मतलब नियमों के तहत तो काम करते हैं, लेकिन अपने विवेक का यूज़ भी करते हैं, यानी कि अपने विवेक, यानी कि अपना जो दिमाग है एक तरह से उसको यूज़ करते हैं और नियमों का भी ध्यान रखते हैं। ठीक है। उसके बाद जब आप एक विज़न के तहत काम करते हैं उसमें क्या होता है कि आप इन दोनों, यानी कि ना आप प्रशासक के तौर पर काम करेंगे, प्रबंधक के तौर पर काम करेंगे, आप इन दोनों से ऊपर उठकर जो प्रबंधक का जो तरीका है
वो प्रशासक के काम से थोड़ा सा बेटर होता है, थोड़ा सा तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ा सा बेहतर होता है। लेकिन सबसे बेहतर होता है एक लीडर के तौर पर जब हम इन दोनों चीज़ों से ऊपर उठकर अपने स्कूल में के वातावरण को अधिगम के लिए यानी कि लर्निंग के लिए बेटर बनाते हैं। वो सबसे अच्छा होता है एज अ लीडर काम करना। ठीक है, अब देखिए एक लीडर के तौर पर हमें कई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। उनमें से कुछ की हम जो हमारे इसमें सिलेबस में है उनमें से 3 है, निर्देशात्मक, परिवर्तनकारी नेतृत्व और वितरित। इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले होता है निर्देशात्मक, जो शैक्षणिक इंस्ट्रक्शनल जो लीडरशिप है उसके बारे में। इसमें हमें क्या करना होता है, सभी जो निर्देश हैं उनका प्रबंधन करना होता है, यानी कि हर चीज़ को जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं उनको मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद हमें सब इंस्ट्रक्शंस का, सब जो लीडरशिप है उसका जो मेन जो काम है वो है सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना। मतलब ये है कि सारी चीज़ों सारी जद्दोजहद हो रही है बच्चों को सिखाने के लिए। तो ये तो हर एक जो भी हम लीडरशिप किसी भी टाइप की लीडरशिप कर रहे हैं, एट लास्ट रिजल्ट तो उसका यही होना चाहिए कि बच्चे सीख सकें। ठीक है, वांछित प्रतिफल हमें यानी कि जो हमारा लर्निंग आउटकम्स हैं जो हम चाहते हैं वो हमें मिले। ठीक है, अगर मैं एक मोटे से तौर पर बताऊं तो निर्देशात्मक शैक्षणिक नेतृत्व का मतलब है इंस्ट्रक्शन देकर काम कराना। यानी कि जब हम अपने असिस्टेंट को या पूरे स्टाफ को या बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देकर काम करा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन देकर हम लीडरशिप कर रहे हैं, तो ये हमारी टाइप हो गई निर्देशात्मक। यानी कि जैसे कि हम असेंबली में खड़े हैं और हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि लाइन इस तरह से बनाइए, लाइन जैसे हम इंस्ट्रक्शन दे के कोई भी काम कराते हैं, चाहे वो क्लास में हो या फिर असेंबली में हो या फिर छुट्टी के टाइम हो, जब भी हम इंस्ट्रक्शंस देकर काम कराते हैं तो वो हमारी इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप की परिभाषा होती है। उसके बाद देखिए फिर होती है हमारी परिवर्तनकारी लीडरशिप, परिवर्तनकारी नेतृत्व। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ चेंज करना। मेन बात यही है कि दूसरों के साथ जुड़कर सार्थक संबंध बनाना। जब हम अच्छे हमारे संबंध होंगे जब भी कोई काम होगा। जहाँ भी हमें सहयोग की ज़रूरत हो, सहयोग दूसरों से लेना और विकास और संगठन में सुधार करना। जो भी बदली हुई स्थितियाँ हैं, विद्यालय में बदलाव करना या जो स्थितियाँ बदल गई हैं उनके साथ सामंजस्य बैठाना, पहल करना। ठीक है, ये सब हमारी परिवर्तनकारी नेतृत्व में आते हैं। उसके बाद देखिए मतलब जहाँ जहाँ हमें चेंज करने की ज़रूरत होगी एज अ लीडर, हम वहाँ चेंज करेंगे। और मेन जो मकसद है वही है कि हमें करना क्या है, बच्चों की लर्निंग में सुधार करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए वितरित नेतृत्व, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप। देखिए एक ही आदमी कभी हर काम को नहीं कर सकता। यानी कि एक ही लीडर, एक ही हेडमास्टर अगर चाहे कि मैं ही स्कूल को संभाल लूँ तो वो नहीं हो सकता। क्या करना होता है, हर काम को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव जो लीडरशिप है उसमें हम देखिए जैसे कि छुट्टी के टाइम अगर हम बात करें तो जो या असेंबली के टाइम या जैसे एमडीएम का टाइम होता है उसमें हम ड्यूटी लगा देते हैं टीचर्स की कि भाई मंडे को ये टीचर देखेंगे, ट्यूसडे को ये टीचर देखेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप का एक उदाहरण है। ठीक है, कि असेंबली में ये टीचर ध्यान रखेंगे। तो जब भी हम काम को बांट कर विद्यालय चलाते हैं, यानी कि कौन जैसे लाइब्रेरी का काम हमने बांट दिया, हमारे प्राइमरी स्कूल्स में कोई अलग से लाइब्रेरियन नहीं होता तो किसी एक टीचर को लाइब्रेरी का काम दे दिया जाता है, किसी एक को
खेल का काम दे दिया जाता है। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप, यानी कि काम को बांट दिया गया है। ठीक है। तो एक होती है साझा नेतृत्व, इसमें भी सभी जो निर्णय होते हैं वो दूसरों को शामिल करके किए जाते हैं। ठीक है। तो ये जो था हमारा, ये बी सब पॉइंट है उसका। उसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे विज़न बिल्डिंग क्या होती है। ठीक है। और लक्ष्य निर्धारण, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू।